के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इतिहास का अन्य विषयों से क्या संबंध है, क्योंकि कोई भी विषय अपने आप में एकांगी नहीं हो सकता, फुली सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता, स्वयं आत्मनिर्भर कभी नहीं हो सकता। उसको पढ़ने के लिए हमें कुछ उसके सहायक विषयों का भी सहारा लेना पड़ता है। तो आज हम देखेंगे कि इतिहास में या इतिहास को समझने के लिए, पढ़ने के लिए या लिखने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए हमें किन किन विषयों की मदद की ज़रूरत है, हमें किस किस की हेल्प चाहिए। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इतिहास का राजनीति विज्ञान से क्या संबंध है। इतिहास की कार्यशाला में राजनीतिक इतिहास सबसे बड़ा हिस्सा होता है, क्योंकि राजनीति से समाज में, राष्ट्र में, विश्व में त्वरित गति से बदलाव आता है, तुरंत बदलाव आता है और उसके प्रभाव बहुत दूरगामी होते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा राजनीतिक घटनाएं ही इतिहास में स्थान रखती हैं। राजनीति ही जिम्मेदार होती है संविधान बनाने में, डिप्लोमेसी में, इकोनॉमिक्स में, सोशल प्रॉब्लम्स में। यानी कि हम देखें तो राजनीति का दखल सब जगह है। मानव जीवन का जो भी क्षेत्र है, तो इस तरह से राजनीति विज्ञान जो है वह अत्यंत महत्वपूर्ण साइंस, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान बन जाता है इतिहास को पढ़ने के लिए। और इतिहास भी वस्तुतः विशिष्ट घटनाओं का ही तो संकलन है। तो ये विशिष्ट घटनाएं ज़्यादातर राजनीतिक होती हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया ये बहुत तेज़ी से घटती हैं और उनका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। इसीलिए एक्टन जो है, ACTON, एक्टन कहते हैं, पॉलिटिक्स इज़ लाइक ग्रेन्स ऑफ गोल्ड डिपॉजिटेड बाय a stream of history in the sands of time. Politics is like grains of gold deposited by a stream of history in the sand of time. यानी समय की रेत पर राजनीति उन सोने के छोटे छोटे कणों जैसा है जो कि इतिहास की धारा ने ला छोड़े हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इतना आवश्यक है राजनीति विज्ञान इतिहास को बनाने में। और इसमें हम देखते हैं संवैधानिक इतिहास भी आ जाता है, आपका लीगल हिस्ट्री भी आ जाती है और डिप्लोमेटिक हिस्ट्री भी आ जाती है, कूटनीतिक इतिहास भी आ जाता है। पॉलीबियस कहते हैं, पॉलीबियस POLYBIUS, पॉलीबियस कहते हैं यूज़ ऑफ हिस्ट्री lies in learning the art of politics. इतिहास का प्रयोग राजनीति की कला को सीखने में किया जाता है, या उसका यूज़ ही तभी है जब वह राजनीति की कला को सीख ले। दूसरा आता है हमारा सब्जेक्ट और वो है इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इसलिए आजकल ज़रूरी हो गया है क्योंकि अब इतिहास की एक नई व्याख्या पिछले कुछ वर्षों में, लगभग 3 से 4 दशक पूर्व जो है, इतिहास की व्याख्या जो है वो आर्थिक परिप्रेक्ष्य में की जाने लगी है। जब से मार्क्स की फ़िलॉसफ़ी, मार्क्स का दर्शन जीवन के सभी विषयों पर हावी हुआ है, क्योंकि मार्क्स मूलतः समाजशास्त्रीय प्रबंधन के ज्ञाता माने जाते हैं। कैसे क्रांति होगी और कैसे जो है मजदूर वर्ग सत्ता में आएगा, लेकिन उनका जो प्रभाव है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उसका इफ़ेक्ट है वो हम कई डिसिप्लिन्स में देखते हैं और इतिहास भी उनमें से एक है। धीरे धीरे ये महसूस किया जाने लगा कि समस्त ऐतिहासिक गतिविधियों का जो मूल केंद्र है वो आर्थिक जीवन है। जैसे कि युद्ध लड़े गए, जीते गए, कोलोनाइजेशन हुआ,
इम्पीरियलिज्म आया, साम्राज्यवाद आया, औपनिवेशीकरण हुआ, ये सब किसका नतीजा थे? आर्थिक गतिविधियों का नतीजा। एक शासक दूसरी जगह पर हमला दो कारणों से ही करता है, या तो बदला लेने के लिए या धन के लिए। और भारत के संदर्भ में हम देखें तो ज़्यादातर हमले जो हैं वो धन के लालच में हुए हैं। बाद में आक्रांताओं ने यहाँ पर साम्राज्य बना लिए, लेकिन मूलतः जो उनका उद्देश्य था वह धन की प्राप्ति था। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों का जो राज्य है वह पहले औपनिवेशीकरण और उसके बाद साम्राज्यवाद में परिवर्तित हो गया। तो इन सब के पीछे भी आर्थिक कारण थे, आर्थिक इंटरेस्ट थे। तो हमारे भारतीय इतिहास लेखन में हिरेन मुखर्जी हुए, कौसम्बी हुए, इरफान हबीब हुए, ये सब ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास की व्याख्या की। समाज में क्यों बदलाव आए, नेशन स्टेट कैसे बने, मगध का साम्राज्य कैसे आया, किस राजा ने कौन सा नियम किस आर्थिक प्रावधान के तहत लगाया, ये सब बातें जो हैं, पहली बार ऐसा हुआ कि सारी राजनीतिक घटनाओं के पीछे उसके आर्थिक कारण ढूंढे गए। तो अब धीरे धीरे क्वांटिफाइड हिस्ट्री का भी चलन बढ़ गया। स्टैटिस्टिक्स हैं, टैबुलेशन है, जो इकोनॉमिक्स की जो जितने भी मेथड्स हैं ये अब सारे इतिहास में प्रयोग में लाए जाने लगे। फिर आता है इतिहास और समाजशास्त्र। चूँकि सामाजिक इतिहास मानव समाज इनके इंस्टीट्यूशंस और इनकी प्रॉब्लम्स को डील करता है, कस्टम्स, मैनर्स, हैबिट्स, फैमिली, इन सब से सामाजिक इतिहास का संबंध है। तो जाहिर सी बात है कि समाजशास्त्र भी लाइमलाइट में आएगा। ये इस तरह का संबंध है जिसमें मानव के आदम कालीन जीवन से लेकर अब तक के यानी कि सुसंस्कृत होने तक का इतिहास जो है वो सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से लिखा गया। इसमें सोशल डायनामिक्स पढ़े जाते हैं, यानी कि समाज में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी बदलाव आ रहे हैं, उनके पीछे क्या कारण है, वो कैसे तीव्र गति अपनाते हैं और किस तरह से विकास की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि पहले जंगलों और गुफाओं में रहने वाला मानव, उसने घर बनाने सीखे, खेती करना सीखा, परिवार बनने सीखे, उसके बाद सामाजिक नियम संबंध कानून बनाए, और आज उन नियमों और कानूनों में या उन संबंधों में क्या परिवर्तन आए, ये सब सामाजिक इतिहास का हिस्सा हैं। और यहाँ पर समाजशास्त्र लाइमलाइट में आ जाता है। क्रोचे कहते हैं कि इतिहास एक सामाजिक भौतिकी है, सोशल फिजिक्स है वो एक। उसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण यहाँ पर ये भी बताना ज़रूरी है कि इतिहास का ट्रेवलियन का सोशल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड काफ़ी चर्चित रहा जब उन्होंने लिखा सोशल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। आज भी प्रासंगिक है क्योंकि समाज के कई मानदंड बदल गए हैं, बहुत सारे नए सांस्कृतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य बदले हैं, चलन में हैं। तो सामाजिक इतिहास कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। इसके बाद आता है इतिहास और भूगोल के बीच क्या संबंध है। तो बच्चों, भूगोल वह स्टेज है, वह रंगमंच है जिस पर इतिहास का नाटक खेला जाता है, क्योंकि जब तक इतिहास को समय और स्थान का सही परिप्रेक्ष्य नहीं मिलता, टाइम एंड स्पेस, समय और स्थान का सही परिप्रेक्ष्य में नहीं मिलता, तब तक वह निरर्थक है। तो इसलिए किसी भी राष्ट्र की, कॉन्टिनेंट की या मानव के विकास में, उसके इतिहास के निर्माण में
भौगोलिक परिस्थितियां बड़ी ही महत्वपूर्ण होती हैं। अरस्तू और मॉन्टेस्क्यू ने मौसम का प्रभाव जो मनुष्य पर पड़ता है उस पर काफ़ी गहनता से विचार किया है कि किस क्षेत्र विशेष में रहने वाले व्यक्तियों का आचरण उसके भूगोल पर निर्भर करता है ना। जैसे कि आप ठंडे प्रदेश के लोगों को देखिए, उनकी इतनी कठिन परिस्थितियां हैं लेकिन फिर भी वे कर्मशील हैं। और यह माना जाता है कि जहाँ सूर्य का पर्याप्त प्रकाश है, ऊष्मा है, जो ट्रॉपिकल क्षेत्र में जो देश आते हैं उनके लोग ठंडे देशों के लोगों की अपेक्षा थोड़े आराम तलब होते हैं, क्योंकि उन्हें सब चीज़ें प्रकृति से मिल रही हैं। उन्हें सूर्य मिल रहा है और फल फूल मिल रहे हैं, खाद्यान्न मिल रहे हैं, क्योंकि अनाज तो सूर्य से ही पकता है। जबकि ठंडे देशों में ऐसा नहीं है, वहाँ सूर्य ही बहुत कम निकलता है, लेकिन उन्होंने दूसरी तरह की कर्मशीलता अपना ली है। तो ये व्यक्ति के और समाज के चरित्र निर्माण में भूगोल का कितना बड़ा हाथ है, इस बात पर अरस्तू बहुत जोर देते हैं। अब जैसे जापान और ब्रिटेन हैं, तो इनके पास जो ब्रोकन कोस्ट लाइन है उसका फ़ायदा इन्होंने उठाया। ये जो भौगोलिक परिस्थिति उन्हें मिली है समुद्र के किनारे होने की, तो नतीजा ये हुआ कि ये दोनों ही देश बहुत ही शक्तिशाली नौसेना अपने लिए निर्माण कर पाए। और जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ होती हैं, जिनका कहीं निकास नहीं होता, जो पानी से नहीं जुड़ी हुई होती हैं, उनकी नौसेना इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। तो और इसीलिए ब्रिटेन और जापान अपने अपने उपनिवेशों का और साम्राज्यवाद का बहुत मजबूती से निर्माण कर पाए। गंगा, सिंधु, नील नदी, ये सब सभ्यताओं के पालने हैं। अगर ये नदियाँ नहीं होती तो इस आदमकालीन सभ्यताएं वहाँ नहीं पनपती। इसी तरह से हिमालय जो है वो हमारी किस प्रकार रक्षा करता है, ये हमें पता है। हिटलर और नेपोलियन की पराजय के पीछे जो है रूस की कड़कड़ाती हुई सर्दी कितनी महत्वपूर्ण है, ये भी हमें पता है। तो कहने का मतलब है कि चाहे वे गर्मी हो, धूप हो या सर्दी हो, पहाड़ हो, नदियाँ हो, समुद्र हो या भूमि की जैव विविधताएं हो, ये सब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं किसी भी राष्ट्र के इतिहास में। इसके बाद आता है इतिहास और साहित्य, लिटरेचर और इतिहास दोनों का ही एक उद्देश्य है कि समाज में मानव का अध्ययन करना। और ऐतिहासिक शोध में, इतिहास की शोध में अगर आपके पास आर्टिस्टिक आउटलुक नहीं है, कलात्मक दृष्टिकोण नहीं है, तो वह सामग्री पठनीय नहीं होगी। पहली बात तो ये। और इतिहास के लिए कहा जाता है इट शुड फर्स्ट बी रीडेबल, यानी इतिहास सबसे पहले पठनीय होना चाहिए। कृत्रिम इतिहास, बोरिंग इतिहास, सिर्फ तथ्यों का प्रस्तुतिकरण, ये किसी में इंटरेस्ट नहीं जगाएगा। तो जो इतिहासकार हैं बरी, वो कहते हैं कि हमें इतिहास लिखते समय सिंपैथेटिक इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि संवेदनात्मक परिकल्पनाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हम सोचते हैं कि भाई बापू की हत्या करते हुए गोडसे ने क्या सोचा होगा, तो ये हमारे सिंपैथेटिक इमेजिनेशन है। हम नहीं जानते उन्होंने क्या सोचा होगा, लेकिन ये इमेजिन करना तो हमें ये एस्पेक्ट जो है लिटरेचर के करीब लाता है। या भारत के विभाजन के समय गांधी के हृदय पर क्या बीती, ये सिंपैथेटिक इमेजिनेशन की बातें हैं। तो ये कल्पना शक्ति भी बहुत ज़रूरी है इतिहास को लिखने में, नहीं तो इतिहास बहुत ही बोरिंग प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स रह जाता है। इसलिए
ऐतिहासिक उपन्यास बड़े पॉपुलर होते हैं क्योंकि उनका जो मेन प्लॉट है, स्केलेटन जो है उनका जो कथानक है वह ज़रूर ऐतिहासिक होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई मीन मेक नहीं निकाल सकते, लेकिन पात्रों के आपस के डायलॉग, आपस की बातचीत, संवाद, उनके मनोभाव, ये सब लिटरेचर से प्रभावित होते हैं। तो अलेक्जेंडर ड्यूमा, विक्टर हुगो और टॉल्स्टॉय जैसे महान लेखकों ने हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखे और इतिहास को जनमानस के बीच पॉपुलर बनाया। इसके बाद बायोलॉजी से इतिहास का क्या संबंध है, और इस परिप्रेक्ष्य में डार्विन हमारे सामने आते हैं, जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ नामक थ्योरी के नाम से, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ नामक सिद्धांत के नाम से हमारे सामने मानव के विकास का क्रम रखा। साइंस इस बात की पुष्टि करता है कि इतिहास वास्तव में विकास की कथा है। तो मानव का विकास कैसे हुआ? डार्विन कहते हैं बंदर से मानव बन गया, तो ये भी एक इतिहास का भाग हो जाता है। विल ड्यूरा कहते हैं कि जानवर एक दूसरे को जंगल में खा जाते हैं, इसी तरह एक सभ्य मनुष्य दूसरे सभ्य मनुष्य को खा जाता है। यानी कि वो जंगल की तुलना जो है समाज से कर रहे हैं कि, और ये बात भी हम कहीं सही भी देखते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। ऐसे ही समाज में जो ताकतवर लोग हैं वो कमज़ोर लोगों को दबा देते हैं। तो ये जंगल रूल है जो इतिहास में चलता आ रहा है। तो इस तरह से बायोलॉजी से हम साम्यता रखते हैं। उसके बाद आता है एथनोलॉजी। एथनोलॉजी मतलब रेसेस की स्टडी, जातियों की स्टडी, और अलग अलग जातियों की, अलग अलग प्रजातियों के जो लोग हैं उनकी अपने अपने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और इस बात का एथनोलॉजी का इतिहास से क्या संबंध है, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हम देख सकते हैं नाज़ी रूल में, जहाँ हिटलर ने ये कहा कि आर्य ही सर्वश्रेष्ठ जाति है और सिर्फ उन्हें ही जीवित रहने का अधिकार है, और किस तरह से उसने जो है संसार में कत्लेआम मचाया। यहाँ पर हम इतिहास का संबंध एथनोलॉजी से जोड़ सकते हैं। इसके बाद हम ये मानते हैं कि इतिहास को अन्य विषयों से मदद लेनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। दूसरी ब्रांचेस उसके सहायक विषयों के रूप में, सहायक साइंसेस के रूप में सामने आती हैं। तो सबसे पहले आती है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी जो है वह इतिहास में टाइम फिक्स करती है, क्योंकि काल बहुत ज़रूरी है इतिहास में। कब हुआ ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इतिहास में। डेट्स बहुत ज़रूरी हैं, तारीखें बहुत ज़रूरी हैं। तो क्रोनोलॉजी नाम का जो डिसिप्लिन है वो डेट्स फिक्स करता है, और इस तरह से किसी भी एक विवरण का फ्रेमवर्क, स्केलेटन क्रोनोलॉजी ही फिक्स करती है, क्योंकि समय काल इतिहास के मूल में छिपा है। तो महत्वपूर्ण विषयों को एक क्रम में लगाना, उनका टाइम फिक्स करना, और उनके बीच कितना, प्रमुख घटनाओं के बीच कितना समय बीता, ये सब क्रोनोलॉजी की मदद के बिना एक इतिहासकार नहीं कर सकता। फिर आता है सिगिलोग्राफी, SIGILLOGRAPHY। Sigil means
सिगिल का अर्थ है सील या सिग्नेचर। तो मुद्राओं का जो अध्ययन है वो हम इतिहास में करते हैं, जिससे उस काल की प्रामाणिकता पता चलती है, उस काल का इतिहास पता चलता है। उस सील में, मुद्रा में क्या लिखा था, क्या टाइटल है, किस राजा की है, उसका राज्य कहाँ तक था, और सील जो ये डॉक्यूमेंट है उसकी डेट क्या है, किस राजा ने इशू किया। ये सब बातें जो है सिगिलोग्राफी के बिना हम नहीं पढ़ सकते। फिर आता है आर्कियोलॉजी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस है जो इतिहास की मदद करती है, क्योंकि जो भी हमें भग्नावशेष मिलते हैं उसकी स्टडी करना, कब थे, कहाँ के थे, किसके थे, ये सब बातें आर्कियोलॉजी हमें बताती है और डेटिंग में बहुत हेल्प करती है हमें ये। इसके अलावा आर्कियोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट को संरक्षित करना, प्रिजर्व करना। अभी आपको पता होना चाहिए कि इन दिनों सिगौली चर्चा में है। उत्तर प्रदेश में बागपत के पास एक छोटा सा गांव है सिनौली, और सिनौली के खेतों में किसानों को कुछ बर्तन, कुछ औजार, कुछ हथियार मिले, जिसकी सूचना उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दी, ASI को दी, और उसके बाद वहाँ पर एक निश्चित क्रम में खुदाई आरंभ की गई। तो पता चला कि शायद वह दुनिया का सबसे बड़ा बरियल ग्राउंड है, कब्रिस्तान है। बहुत सारे कंकाल मिले, हथियार मिले और बहुत सारी हमें से चीज़ें मिली। तो अब ये आर्कियोलॉजी का काम है कि पता करे किस सभ्यता के लोग थे, कौन थे, कब थे, और उसका प्रिजर्वेशन, उसका संरक्षण, साइट को सील करना, वो सारे जो उपकरण या जो चीज़ें मिली हैं, कंकाल मिले हैं, उनको किस तरह से प्रिजर्व करके संग्रहालयों में रखना, ये सब बातें आर्कियोलॉजी करता है। तो इसलिए आर्कियोलॉजी को भी हम प्राचीन भारत की या प्राचीन इतिहास की रीढ़ की हड्डी मान सकते हैं। इसके बाद आता है एपिग्राफी। एपिग्राफी मतलब इंस्क्रिप्शंस, प्रलेख। वो किसी बिल्डिंग पर हो सकते हैं, किसी ताम्रपत्र पे हो सकते हैं, किसी राजा द्वारा, सेठ द्वारा, जागीरदार द्वारा, सामंत द्वारा, सेनापति द्वारा लिखे जा सकते हैं। किसी व्यक्ति को दिए हुए होते हैं, मंदिर में रखवाए जा सकते हैं, कुएं, बावड़ी, महल, मंदिर, कहीं पर भी वो पाए जा सकते हैं। और कॉपर प्लेट्स भी होती हैं, ताम्रपत्र भी होते हैं। तो एपिग्राफी से हमें क्या क्या पता लगता है, किस भाषा में लिखे गए, क्या लिखा गया, किस आयोजन के लिए लिखे गए हैं, दान है, युद्ध है, या कोई और काम है। तो इसलिए एपिग्राफी भी इतिहास के निर्धारण में हमें बहुत सहायता देती है। फिर आता है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी होती है भाषा का ज्ञान, भाषा की स्टडी। पहले कैसी भाषा थी, अब कैसी हो गई है, वैदिक संस्कृत कैसी थी, अब की संस्कृत कैसी हो गई है, कौन सी स्क्रिप्ट है, ब्राह्मी है या मोडी स्क्रिप्ट है। तो ये सब बातें हम फिलोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके बाद आता है एंथ्रोपोलॉजी। ये एक सोशियोलॉजी का ही पहले भाग था, अब एक इंडिपेंडेंट स्टडी हो गया है। तो मानव जाति और उसकी विशेषताओं के बारे में हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं, जो परोक्ष रूप से इतिहास के लेखन में सहायक सिद्ध होती हैं। इसके बाद फोटोग्राफी है, माइक्रोस्कोप है, बॉटनी है। ये सब जो साइंसेस हैं, ये इतिहास के लेखन, उसके निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इतिहास लिखना, इतिहास समझना या इतिहास को पढ़ना एक एकांगी प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए हमें अपने आसपास बिखरे हुए दूसरे डिसिप्लिन्स को देखना होता है, वो
क्या कह रहे हैं, उनसे हमें क्या वैज्ञानिक मदद मिल सकती है, ये सब बातें। सेनोली के बारे में जो मैं आपको बता रही थी, तो आप देखिए एक्सरे मशीन से, सीटी स्कैन से उन कंकालों का परीक्षण किया गया, जेनेटिक परीक्षण किया गया कंकालों का, किस प्रजाति के लोग हैं, मानव ये स्त्री है या पुरुष है। तो यहाँ देखिए आप आधुनिक साइंस जो है वो इतिहास की मदद के लिए आगे आ रही है। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इतिहास का स्वरूप, यह साइंस है कि आर्ट है।